खर्राटे वगैरह लेते रहते हैं, ये बार-बार नींद से उठ जाते हैं, साँस बंद होने लगता है उनको, गला खुशक और फ्लू, स्नीजिंग और ब्रीदिंग इशू हो रहा है, क्या एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए और कौन सा करवाएं? जो बार-बार हेडफ़ोन लगाते हैं, बार-बार ईयरफ़ोन लगाते रहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख। कैसे हैं आप? जी, ठीक-ठाक, थैंक यू। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और मरहब के थ्रू आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड कर दें। I'm Dr. Tariq Ali Sheikh, the ENT head neck surgeon. I'm working assistant professor in Shavi Medical Dental College. In evening, I practice in Sadhan Hospital, Allow Golchakar. So you can consult me by Marham app by book appointment. बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपसे वो क्वेश्चन करूँगी जो लोगों ने ईएनटी से रिलेटेड हमसे पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोते वक़्त ज़ोर-ज़ोर से स्नोर करना या रात में साँस रुक जाना, क्या ये ईएनटी इशू है या वेट का साइड इफ़ेक्ट है? अच्छा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि ओबीस जो पेशेंट है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और दूसरा वो लोग जिनकी नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, गोश्त बड़ा हुआ होता है या नाक में अंदर कोई पॉलिप हो, टॉन्सिल की साइज़ बड़ी हो या पायलेट की साइज़ बड़ी हुई हो, इन सब में ये कंप्लेंट होती है कि सर ये पेशेंट है जो अटेंडेंट या उनकी मिसेज़ कंप्लेन करती है, सर ये जो है ना मुँह खोल के सोते हैं, खर्राटे वगैरह लेते रहते हैं। ये बार-बार नींद से उठ जाते हैं, साँस बंद होने लगता है उनको, गला खुशक रहता है, बार-बार वॉशरूम जाते हैं। सुबह उठते भी हैं तो थके-थके से होते हैं, सर में, गर्दन में, पट्टों में दर्द और ये बैठे-बैठे इनको नींद आना शुरू हो जाती है। बाद-बाद बाइक या गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बच्चे नाक से साँस नहीं ले पाते और मुँह खुला रहता है, क्या एडेनोइड्स का मसला हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि नाक के पीछे एक गुदूद होता है एडेनोइड, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता रहता है। अच्छा, जैसे ही वो बढ़ता रहता है तो बच्चे को नाक से साँस नहीं आता। जब नाक से साँस नहीं आता, वो बच्चे मुँह से साँस लेते हैं। जब वो मुँह से साँस लेते हैं तो उनमें फिर खर्राटे आते रहते हैं, उनमें कानों की प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनमें स्कूल की डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनमें डेली एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ठीक वो है। बार-बार नींद से उठ जाते हैं, तो एडेनोइड इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज़। ओके, नेक्स्ट है, बार-बार कान में इन्फेक्शन होना बच्चों में, क्या ये सुनने की सलाहियत को नुकसान पहुँचा सकता है? जी, नॉर्मली तो कभी-कभार इन्फेक्शन हो जाता है, कान के पर्दे के पीछे रेशा जम जाता है, बॉटल फीडिंग की वजह से, थंब सकिंग की वजह से हम कहते हैं अवॉइड कर लें। हुँ। अगर ये बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार-बार कान के पर्दे के पीछे रेशा जम जाता है, अगर पर्दा इफ़ेक्ट होगा तो चांसेस होते हैं कि 40% समात मुतासर हो जाएगी। अगर हड्डियाँ भी असरअंदाज हो जाएगी तो 65 टू 70% चांसेस है समात मुतासर हो जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन बार-बार कानों का अंदर वाला हिस्सा भी मुतासर हो जाएगा तो 90-100 डेसिबल चांसेस हैं कि समात ओह! मुतासर हो सकती है, ओके, बार-बार इन्फेक्शन की वजह से। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, नाक की हड्डी टेढ़े होने का क्या असर होता है ब्रीदिंग पे? क्या सर्जरी करवाना ज़रूरी है? असल में हम देखते हैं कि 60-70% जो हमारे पास आते हैं, नाक की हड्डी का टेढ़ापन होता है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं करे तो हम कहते हैं कि टेक इट ईज़ी, कोई परेशानी की बात नहीं। क्योंकि हड्डी का टेढ़ापन होना कोई परेशानी की बात नहीं, मगर हड्डी का टेढ़ापन हो मगर उसको इफ़ेक्ट करे, उसको सिम्पटम्स हैं कि नाक बंद रहता है, आवाज़ में ना मेरी तब्दीली है, रात में मुँह खोल के सोता हूँ, खर्राटे आते हैं, सुबह में फ्रेश नहीं होता। अब ये नाक की हड्डी का टेढ़ापन उसको सिम्पटम्स कॉज़ कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज़ कर रहा है कि फ़िल्ट्रेशन नहीं हो रही, नाक की ह्यूमिडिफ़िकेशन नहीं हो रही, खूबसूरती उसका इफ़ेक्ट हो रहा है कि आवाज़ में ब्यूटी नहीं आ रही। अब ये क्योंकि इफ़ेक्ट करता है, इस कंडीशन में हम कहते हैं आप नाक की सर्जरी कराएँ। अगर नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, कोई तंग नहीं कर रहा, नो नीड टू सर्जरी। बिल्कुल ठीक है। टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कब ज़रूरी होता है? सिर्फ़ सर्दी ज़्यादा होने पर निकलवाना चाहिए? टॉन्सिल का बुनियादी तौर पे लिम्फाइड टिश्यू होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम में पार्ट प्ले करते हैं। मगर जिनको 2 से 3 दफ़ा गला ख़राब हो जाता है, बार-बार बुखार हो जाता है, हुँ। हफ़्ता 10 दिन बुखार रहता है, बच्चे को खाने में, पीने में, निगलने में तकलीफ़ होती है, साँस की तकलीफ़ होती रहती है, उसकी ग्रोथ पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, रात को बच्चे मुँह खोल के खर्राटे वग़ैरह लेते हैं, तो इस कंडीशन में हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए। क्योंकि हुँ। पिछले 3 साल से 3 से 4 अटैक हो गए हैं या 5 दफ़ा पिछले 2 साल में अटैक हो चुके हैं या 1 साल में 7 दफ़ा अटैक हो चुका है इस तरह। तो ये सारे इंडिकेट करती हैं कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बार-बार फ्लू, स्नीज़िंग और ब्रीदिंग इश्यू हो रहा है, क्या एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए और कौन-सा करवाएँ? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एलर्जी जो पेशेंट आते हैं उसमें मैक्सिमम हम कहते हैं कि पेशेंट खुद आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कि हुँ। पेशेंट को पता होना चाहिए कि सर मैं जब भी किचन में गई थी तो उस दौरान धुएँ से या पेट्स को रखे हुए वहाँ के पास जाने से या ऐसे मिट्टी गर्द गुबार की वजह से मुझे हो जाते हाँ, हैं या डस्ट स्पेशली मैं एलर्जी। सर परफ्यूम या कोई फ्रेगनेंट में फ़ील करती हूँ उससे मुझे छींक या पानी की तरह आता है।
ये ऐसा व्हाइट और पिंक किस्म के फ्लावर्स हैं, वो जैसे मैं स्मेल करती हूँ, मुझे ही आती है। तो ये दैट इज़ अ गुड कि शी नोज़। अच्छा, अगर शी कैन नॉट आइडेंटिफाई अगर सर मुझे तो पता ही नहीं है कि सर्दियों में है, हुँ, गर्मियों में या पूरा साल है। नाउ नाउ दिस इज़ द टाइम। उसमें हम कहते हैं आप आईजीई टेस्ट करवा लें, कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। इस तरह हम कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट करवाएँ, मखसूस किस्म के एलर्जेंस हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं, वो आपको बॉडी जो है ना उसको रिस्पॉन्स आता है, कि इसको 1 से है, 2 से है, 3 से है, हुँ। ठीक है ना? तो ये दोनों टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होती हैं, हम करा सकते हैं एलर्जी वाले पेशेंट में। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, क्या हर वक़्त हेडफ़ोन लगाने से सुनने की सलाहियत कम हो जाती है? जी हेडफ़ोन नॉर्मली साउंड जो है ना वो कान का पर्दा वाइब्रेट होता है, ऑसिकल्स वाइब्रेशन होती है, वो साउंड कान के अंदर वाले हिस्से में चला जाता है। ओके। अच्छा, वहाँ से जो है ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, अल्टीमेटली मैसेज जो है ना दिमाग तक चला जाता है। अच्छा, वो लोग जो बार-बार हेडफ़ोन लगाते हैं, बार-बार ईयरफ़ोन लगाते रहते हैं और लाउड साउंड में लगाते हैं, बेतहाशा टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो चांसेस होते हैं कि जो कान का अंदर वाला हिस्सा है, कॉक्लिया है, वहाँ पे आउटर ईयर सेल्स जो हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिस्टर्ब हो जाती हैं। आउटर हेयर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसे हम कहते हैं टेम्परेरी थ्रेशहोल्ड। तो वा चांसेस होते हैं कि ये वापस हो जाएँगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर ये बार-बार और लंबे अरसे तक हेडफ़ोन इस्तेमाल होते रहते हैं, तो परमानेंट सेंस और हियरिंग लॉस के चांसेस हो ओह! सकते हैं। ओके। एक चीज़, दूसरी चीज़ ऐसे पेशेंट जो यानी कि डैमेज आना शुरू हो जाए तो टिनेटिस के चांसेस होते हैं। कानों में टक-टक की आवाज़ आती है, हुँ, शोर की आवाज़ आती है, शां-शां की आवाज़ें आती रहती हैं। ये ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते रहते हैं तो चांसेस होते हैं कानों में इन्फेक्शन के, ह्यूमिडिटी हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते रहते हैं। तो टेक होम मैसेज ये है कि आप इस्तेमाल करते हैं 60/60 दैट इज़ साइंटिफिकली रूल। आप हुँ, 60 मिनट्स के लिए इस्तेमाल करें और 60 डेसिबल के लिए। बिल्कुल ईयरबड ठीक है। से ईयरफ़ोन से बेहतर आप हेडफ़ोन इस्तेमाल करें, दैट इज़ द सेफ साइड। ओके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, नाक में पॉलिप्स होने की वजह क्या होती है और क्या ये कैंसरियस हो सकता है? नॉर्मली जो पोलिप हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, वो बेनाइन होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं दीज़ आर द बेनाइन एडिमेटस पॉलीपाइडल टिश्यू हैं। मगर वो पेशेंट जिनको नाक से स्पेशली ब्लीडिंग आती है एक साइड से, नाक एक साइड बंद रहता है और स्पेशली मेल होता है पेशेंट और अबव 40 हो, ये चारों चीज़ें अगर हैं, तो हम ऐसे पेशेंट में फिर हम सस्पेक्ट करते हैं इट कैन बी कैंसरस। वो जब भी हम नाक को देखते हैं, फ्लैशी सा मांस पड़ा होता है, दैट कैन बी द कैंसर। अदरवाइज़ जितने भी पॉलिप हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या पैसिव स्मोकिंग से बच्चों का गला और नाक इफ़ेक्ट होती है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकती है। पैसिव स्मोक हम ऐसे ही कहते हैं जैसे सेकंड हैंड स्मोकिंग है। कि एक वो लेगा एक्टिव स्मोकिंग, दूसरा जो है ना साथ में पैसिव स्मोकिंग में। हुँ, तो जब वो लेगा तो डेफ़िनिटली उनमें आँखों में इचिंग, ख़ारिश, गले में ख़ारिश, कानों में ख़ारिश, एक दूसरा जो अस्थमा वाले पेशेंट है उसमें ट्रिगर फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। उसकी हुँ, अस्थमा के साँस इफ़ेक्ट हो जाता है, ब्रोंकोलाइटिस हो सकता है, इवन निमोनिया हो सकती है। इवन हम कहते हैं वो जो प्रेग्नेंट वूमेन है बच्चों पे इफ़ेक्ट होता है, उनकी अबॉर्शन इवन हो सकते हैं। उनमें बच्चों में लो वेट बेबी आ जाते हैं, उसमें बच्चों की ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, जो बच्चे आ भी जाते हैं तो वो लो वेट वाले होते हैं। उनमें इवन लंग मैच्योरिटी के चांसेस होते रहते हैं। ओह! तो ओके, पैसिव स्मोकिंग जो है ना इट्स हार्मफुल डेफिनिटली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट, फॉर इवन प्रेग्नेंट वूमेन। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।